है राज की उत्पत्ति। राज की उत्पत्ति क्यों हुई, आखिर इसकी क्या ज़रूरत हुई कि हमें राज की उत्पत्ति की ज़रूरत पड़ी। तो आइए आज का हमारा टॉपिक यहीं स्टार्ट करते हैं। मानव समाज के विकास एवं उत्कर्ष में राज्य का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था। भारत के विभिन्न ग्रंथों में राजहीन दशा का भयावह रूप अर्थात बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप वर्णित है, जिससे छुटकारा पाने के लिए राज का क्रमिक विकास हुआ। इसी के लिए मनुस्मृति में बताया गया है कि राजा के ना होने पर जब प्रजा इधर उधर भागने लगी, तब भगवान ने चर की रक्षा करने के लिए राजा की सृष्टि की। अर्थात राजा, मनुस्मृति में यह बताया गया है कि राजा जब नहीं थे तो लोग अपनी मर्जी से जो चाहते थे, जो मर्जी होती थी वो करते थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बेकार स्थिति होने लगी राज्य की। तो इसलिए देवताओं ने मिलकर राजा की सृष्टि की ताकि उस राज्य को चला सकें। इसी के लिए स्रोत है नमोस्तु राजवेच्छाय षड्गुण प्रसखिन्ने समाधि चतुष्पाय त्रिवर्गे फलदायिनी। वहीं कुछ विचारकों ने राजा की उत्पत्ति के पूर्व दशा को मत्स्य न्याय की स्थिति बताई है। रामायण में कहा गया है कि जैसे बिना जल के नदी, बिना घास के जंगल, चारवाहों के बिना गाय होती है, वैसे ही बिना राजा का राज्य होता है। अर्थात यह है कि बिना राजा के राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई कानून से कार्य नहीं करता है, जो मर्जी होता है, जैसा चाहता है वैसा रहता है। इसी की वजह से लोग आपस में ही लड़ने भिड़ने लगते हैं। तो इसीलिए आगे कहा गया है अराजक राज्य में कोई किसी का नहीं होता है। मछलियों की भांति लोग एक दूसरे का ही भक्षण अर्थात एक दूसरे को ही मारने काटने लगते हैं, खाने लगते हैं। अतः शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा जनता की समृद्धि के लिए राजनीतिक विचारकों की राज्य में अत्यधिक आवश्यकता हुई। इसीलिए लोगों को राज्य की आवश्यकता का पता चला। इसके लिए पश्चात विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति के लिए 4 सिद्धांत दिए हैं। अराजक राज्य में कोई किसी का नहीं होता है। लोग मछलियों की भांति एक दूसरे का भक्षण अर्थात एक दूसरे को मारने काटने लगते हैं। अतः शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा जनता की समृद्धि, उनकी सुख शांति के लिए राजनीतिक जो विचारक थे उन्होंने राज्य की आवश्यकता को पहचाना, अर्थात उनकी आवश्यकताएं अत्यधिक हुई, उनको ऐसा लगा। पश्चात विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति के लिए 4 सिद्धांत दिए थे। पहला दैवी सिद्धांत, दूसरा शांति अथवा युद्धगत उत्पन्न सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का अनुबंध अथवा संविदा सिद्धांत, चौथा विकासवादी सिद्धांत। प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारों में इन्हीं 4 सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। पहला हमारा है दैवी सिद्धांत। इस प्राचीन सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि राज्य का निर्माण आरंभ से ईश्वर द्वारा हुई है। प्राचीन भारत में राजा को देवों का अंश माना जाता है। राजा की उत्पत्ति देवों से ही हुई है। इस सिद्धांत का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि वैदिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, महाभारत, स्मृति साहित्य आदि ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में यह उल्लेख है कि ब्रह्मा ने राजा की सृष्टि की, अर्थात ब्रह्मा ने ही राजा को उत्पन्न किया जिससे वह सभी प्राणियों की रक्षा कर सके। वहीं मनुस्मृति में यह कहा है कि बालक राजा का भी अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि वह मनुष्य है लेकिन वास्तव में वह देवता है। वहीं वेदों में भी यह स्वीकार किया गया है कि राजा को स्वयं इंद्र समझना चाहिए और इंद्र के समान आदर करना चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी राजा की उत्पत्ति दैवी होने की बात कही गई है, अर्थात इन सभी वैदिक ग्रंथों में राजा को एक सर्वोच्च सत्ता अर्थात देवताओं के रूप में स्वीकार कर लिया है। वहीं महाभारत के एक शांति पर्व में एक स्थान पर वर्णित है कि मानव समाज अर्थात मानव समाज के बनने के बाद बहुत समय तक सतयुग सुख एवं शांति का काल रहा। लोग सामान्यतः धर्म पालन एवं बिना कानून के रहते थे, लेकिन किसी प्रकार लोगों में सदाचार से भ्रष्टाचार होकर स्वार्थ, लाभ एवं वासना के शिकार हो गए, जिसके कारण लोग अपने कर्तव्यों को भूल गए, वेद आदि नष्ट हो गए। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि वेद का इतिहास में अपना ही एक महत्व है। यज्ञ कर्मकांड लुप्त हो गए, गायब हो गए। लोग इसका यज्ञ कर्मकांड करना एकदम भूल गए, अर्थात इसे करना बंद कर दिए। इससे सब देवता भयभीत हो गए और घबराते हुए पितामह अर्थात ब्रह्मा के पास पहुंचे और मानव समस्या को बताया। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने एक शास्त्र की रचना की। उसमें धर्म, अर्थ और काम का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया।
लोक रक्षा करने वाली इस युक्ति को दंड संहिता प्रयोग से भी सभी प्राणियों में केंद्रीय होकर पृथ्वी पर प्रचलित होगी, ऐसा उन्होंने कहा। यह जगत दंड से बना है, अतः यह नीति दंड नीति के नाम से विख्यात होगी। ब्रह्मा जी ने एक शस्त्र का निर्माण किया जिसमें धर्म, अर्थ और काम के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा था और यह कहा कि लोग दंड से ही जन्मित हैं, इसलिए इस संहिता का नाम दंड नीति होगा, क्योंकि बिना दंड के लोगों में बिल्कुल भी भय नहीं रह जाता है। इसलिए इसके बाद उन्होंने अपने मानस पुत्र जो कि विजय थी उसकी सृष्टि कर उसे राजा बनाया। विजय तथा उसका पुत्र पौत्र तपस्वी बने रहें ताकि वो उस कार्यों को जो ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया है उसको सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करें और वे राजा के दायित्वों को और ध्यान दें। चौथी पीढ़ी का वंशज दंड नीति में कम प्रवृत्त था, अर्थात वो दंड नीति पर बहुत ही ज़्यादा कम ध्यान देने लगा, किंतु उसका पुत्र नीति का ज्ञाता था, लेकिन वह भी भोग विलासी हो गया, अर्थात पीने खाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया और इसके बाद भी क्रोध, घृणा आदि से वो व्यस्त हो गया, अर्थात उसे जो एक पथ दिया गया था ब्रह्मा के द्वारा उससे वो एकदम कट गया। इसके अत्याचारों के कारण ऋषियों ने उसे मार दिया, क्योंकि उन्हें समाज को एक सुव्यवस्थित तरीके से रखना था, इसलिए उन्होंने इस राजा को रास्ते से हटाना ही ज़्यादा अच्छा समझा, क्योंकि इसके वजह से पूरा राज्य की स्थिति बिगड़ सकती। इसके बाद प्रभु उत्पन्न हुआ जो वेदों में प्रवीण था, अर्थात उसका बहुत अच्छा ज्ञाता था, युद्ध करने वाला था एवं नीति शास्त्री था, नीति शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञाता था। उसे पृथ्वी का राजा बनाया गया। इस प्रकार राजा की उत्पत्ति हुई। चूंकि उसने ब्राह्मणों की रक्षा की इसलिए उसे क्षत्रिय कहा गया। प्रभु ने धर्म पूर्वक पृथ्वी को पृथित किया, अर्थात उसका चालन बहुत अच्छे से किया, इसी कारण उसे धारा पृथ्वी नाम से विख्यात हुआ। वो वैदिक परंपरा के अनुसार राजा में इंद्र, वायु, अग्नि, सूर्य, यम, वरुण, चंद्र, कुबेर आदि देवों के अंश विद्यमान होते हैं। कौन कौन से? इंद्र, वायु, अग्नि, सूर्य, यम, वरुण, चंद्र, कुबेर, इन सभी के अंश राजा में विद्यमान होते हैं। किंतु महाभारत के अनुसार कोई भी राजा राज्याभिषेक के बाद ही राजा बन सकता है। जैसे अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो राजा बनने के पूर्व सबका राज्याभिषेक होता था, उसके बाद ही वो राजा बन सकता था। प्राचीन भारत में दैवी सिद्धांत के लिए अनेक धारणाएं हैं। प्राचीन विचारक यह नहीं मानते कि राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। प्राचीन विचारक जो उस समय के थे वो इस बात को नहीं स्वीकार करते कि सिर्फ राजा जानते हैं कि राजा का पूरा उत्तरदायित्व सिर्फ ईश्वर के प्रति होता है। उनका यह मानना है कि राजा का उत्तरदायित्व ज़्यादातर प्रजा की तरफ होना चाहिए कि उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, उन्हें क्या चीज़ चाहिए जिससे वो संतुष्ट हों। इसके विपरीत स्मृतियों की धारणा में यह कहा गया है कि राजा धर्म एवं कानून के अधीन होता है, अर्थात राजा को धर्म और कानून जो बनाया गया है उसके अधीन होना चाहिए। उन्होंने राजा के दैवी अधिकारों को कहीं भी स्वीकार नहीं किया गया। जहाँ तक राजा के विरोध के सिद्धांत का संबंध है, जैन नीति वाक्य मृते, सोमदेव सूरी, शुक्र नीतिसार ऐसे उदाहरण हैं जो बुरे राजा के प्रति भी आज्ञा पालन का परामर्श देते हैं, अर्थात चाहे राजा जैसा भी हो, बुरा हो अच्छा हो, लोगों पे अत्याचार करे, पर राजा की आज्ञा का पालन प्रजा को करना ही चाहिए। जबकि मनु एवं भीष्म के अनुसार लोगों को बुरे राजा को वैसे ही छोड़कर चले जाना चाहिए जैसे समुद्र पर सुराख वाली नाव को छोड़कर लोग चले जाते हैं। अब सुराख वाली नाव में कौन बैठना पसंद करेगा, इसलिए वैसे ही राजा को भी छोड़ के चले जाना चाहिए। दूसरा था शक्ति एवं युद्धगत उत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार राजा की उत्पत्ति शक्ति के प्रसार अर्थात मतलब उसे फैलाने के लिए होती है। इसके अनुसार शक्तिशाली कबीले के सरदारों अथवा लोगों ने दुर्बल कबीलों अथवा लोगों पर विजय प्राप्त कर राज्य की स्थापना की। विजय कबीले का सरदार शासक बना और लोगों को शासित होना पड़ा। आज भी यही है, जिसके पास पावर है वो राजा है, जिसके पास नहीं है वो बस उसकी आज्ञा का पालन करेगा। उस टाइम भी यही हुआ। शब्दों में राज्य की उत्पत्ति युद्ध से हुई। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार देवासुर संग्राम में देव पराजित हुए। उन्होंने अपनी पराजय का कारण यह माना कि उनका कोई राजा नहीं था एवं असुरों का राजा था, अतः उन्होंने भी अपना राजा चुनने का संकल्प किया, निश्चय किया कि वो भी एक राजा चुनेंगे। डॉक्टर के.पी. जायसवाल इस विषय में यह लिखा है कि इसका कोई ऐतिहासिक महत्व है कि आरंभ में आर्यों ने द्रविड़ों से जनपद की संस्था को ग्रहण किया।
उन्हें असुर कहते थे और उनकी तुलना में अपने को सुर कहते थे। आर्य अपनी संस्था को असुर कहते थे और उनकी तुलना में, द्रविड़ों की तुलना में, स्वयं को सुर कहते थे। प्राचीन आर्य प्रारंभ में लोगों में संगठित थे, अर्थात इकट्ठे थे और प्रत्येक जन का सबसे शक्तिशाली पुरुष नेता होता था। आज तो जिसके पास बंदूक है वो ज़्यादा पावरफुल है। वहीं अपने लोगों का युद्ध में भी नेतृत्व करते थे कि आखिर युद्ध कैसा होना चाहिए, क्या नीति होनी चाहिए युद्ध की। अतः प्रारंभिक राज्यों के निर्माण में शक्ति अथवा युद्ध को महत्वपूर्ण स्थान माना जा सकता है। डॉक्टर H.N. सिन्हा के अनुसार आर्यों के एक निश्चित भूभाग पर रहने के कारण उस पर उनका अनुराग हो गया, अर्थात अधिकार हो गया। जिस एरिया में वो रहते थे वह उस पर कब्जा कर लिया, या वो जिस एरिया पे रहते थे उन पर उसका कब्जा हो गया, जिसके कारण उन्होंने आदिवासियों के प्रति घृणा एवं वर्जित प्रदेशों की रक्षा के लिए चिंता होने लगी। आदिवासियों के जो उनके किनारे रहते थे, उस एरिया के किनारे, उनको घृणित रूप से देखने लगे, बहुत बुरे तरीके से, मतलब बुरी दृष्टि से, कि वो बहुत गंदे हैं, ये हैं, इस टाइप से वो लोग देखने लगे। उनके प्रति घृणा की भावना रखने लगे और उनको प्रदेश में आने के लिए वर्जित कर दिया ताकि उनकी अपने प्रदेश की रक्षा कर सके, और इसकी चिंता उन्हें होने लगी। इसी कारण आर्यों में आक्रमण की आवश्यकता पड़ी और प्रारंभिक राजनीतिक चेतना का रूप धारण हो गया। यहाँ पे राज्य को सुरक्षित रखने की, राज्य की हो गई, युद्ध हो गया, राज्य की सुरक्षा की चिंता होने लगी और आक्रमण की आवश्यकता होने लगी। इस तरीके से उनमें राजनीतिक चेतना का रूप धारण हो गया। इस प्रकार प्रथम राज्य उत्पन्न होगा जिसे आर्यों ने राष्ट्र कहा। इस तरीके से प्रथम राज्य उत्पन्न हुआ होगा जिसे आर्यों ने राष्ट्र कहा। जैक्सन के अनुसार आधुनिक समय के सभी राजनीतिक समुदाय का अस्तित्व युद्ध का परिणाम है। जो भी आज राजनीतिक समुदाय बने हैं वह युद्ध का ही परिणाम है। उल्लेखनीय है कि इस सिद्धांत को भारत में किसी विचारक ने प्रतिपादित नहीं किया है, या पहले से ही स्वयं लोगों में स्वयं बुद्धि होती है, उस तरीके से उनमें भी इस टाइप की चेतना उत्पन्न हुई होगी कि यदि हो सकता है कि हम पे वो आक्रमण करें, इस वजह इस तरीके से उनमें चेतना का विकास हुआ। नेक्स्ट हमारा राज्य की उत्पत्ति का अनुबंध अथवा संविदा सिद्धांत। पाश्चात्य जगत में इस सिद्धांत का प्रतिपादन हॉब्स, लॉक, रूसो ने किया। उनके अनुसार एक अवस्था ऐसी भी थी जब मनुष्य का कोई राजनीतिक संगठन नहीं था, जिसे उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का नाम दिया। प्रारंभ में लोग जो मर्जी होता था वो करते थे, किसी भी टाइप का न राजा होता था न राज्य होता था, वो खुले में जी सकते थे। हॉब्स के अनुसार यह अवस्था भयावह थी। सभी मनुष्य आपस में पशुओं के समान लड़ते थे। न्याय व्यवस्था का कोई स्थान नहीं था कि यदि कुछ गलत होता हो तो हमें कोई न्याय दिला सके, ऐसा भी नहीं था। ऐसी स्थिति में लोगों ने मिलकर एक समझौता किया। उस समझौते में लेखायथन नामक व्यक्ति को अपने अधिकार सौंपकर लेखायथन नामक व्यक्ति को अपने सारे अधिकार सौंपकर सर्वशक्तिमान बना दिया गया और उसे राजा बना दिया गया। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था साधारण रूप से अच्छी थी, परंतु उसमें कुछ असुविधाएं भी थी, जिसके कारण प्रथम समझौता जब लोगों में हुआ तो पहले समझौते में उनमें सामाजिक संगठन बना कई लोगों को मिलाकर, तथा दूसरे समझौते में सरकार की स्थापना हुई। प्रभुता संपन्न में निहित थी, लोगों की प्रभुता थी उसमें, और सरकार की सीमित सत्ता प्रदान की गई। कुछ लिमिटेशन थी उनमें कि वह राजा इतने से इतने तक ही है। फिर इसके बाद आता है रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के प्रारंभिक काल में जीवन सुखमय और शांतिमय था। वह काल एक प्रकार से स्वर्ण सोने के समान था, परंतु कालांतर में जनसंख्या बढ़ी, संपत्ति का उद्भव हुआ और समाज में अनेक दोष उत्पन्न हो गए। जनसंख्या बढ़ी, लोग जायदाद का बंटवारा करने लगे होंगे। जायदाद का बंटवारा, लोगों में धन की भावना ज़्यादा प्रबल हो गई। इस वजह से समाज में कई दोष आने लगे। ऐसी स्थिति में मनुष्य ने एक समझौता किया जिसके परिणाम स्वरूप प्रभुता एक समाज में निहित हो गई। सामान्य इच्छा द्वारा सभी मनुष्यों को कानून मानना आवश्यक था। कानून पारित हो गया था, अब लोगों को उस कानून के हिसाब से चलना था। प्राकृतिक अवस्था के बारे में दो सिद्धांत का वर्णन हुआ है। एक विचारक समूह के अनुसार सृष्टि के आरंभ से ही धर्म का अस्तित्व था, किंतु राजा का नहीं था। उसी समय जीवन सुखमय था। मानव धर्म का स्वयं पर शासन मानता था, एक दूसरे के अधिकारों का आदर करते थे। राजा ना होने से यहाँ ना तो दंड था ना दंड देने वाला था। यह स्थिति दीर्घकाल तक नहीं चली। भले ही लोग एक दूसरे का आदर करते हो, पर
लोगों में किसी भी चीज़ का खौफ नहीं था, इसलिए दीर्घकाल में कुछ समय बाद इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। लोग अपने मनमौजी होने लगे, मतलब जो चाहते थे वो करने लगे। ज़्यादा पावरफुल है, मतलब शक्तिशाली है, तो छोटे लोगों को दबाने लगे। इस वजह से स्थिति बिगड़ने लगी होगी। मनुष्य बुराइयों से ग्रसित हो गया, समाज विघटन की स्थिति मतलब टूटने लगा आ गया। देवता महादेव के पास गए और मार्गदर्शन हेतु एक कानून संग्रह प्राप्त किया। देवताओं महादेव ने उन्हें कानून संग्रह दिया। बाद में विष्णु अपने पुत्र विरजस को राजा बनाया। इस प्रकार पृथु उत्पन्न हुआ और राजपद की स्थापना हुई। ऐसा उल्लेख महाभारत की शांति पर्व में है। दूसरे लोग यह मानते थे कि प्राकृतिक अवस्था में न राजा था न धर्म। उस समय युद्ध की अवस्था थी। मानव एक दूसरे से लड़ते, खाते, लूटपाट करते थे, जैसे आदि मानव टाइम में होता था। जिसकी लाठी उसकी भैंस की अवस्था थी, जिससे मानव समाज प्रायः अंत के लिए पहुंच गया। तब उन सब ने अभिशमयों को स्वीकार किया, जिससे दुष्टों को दंड मिल सके। लोग ब्रह्मा के पास गए और राजा की मांग की। प्रारंभ में मनु को राजा बनाया गया। इस प्रकार बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी संविदा सिद्धांत का वर्णन मिलता है। दीर्घ निकाय में वर्णित है कि आदर्श व्यवस्था के पतन के बाद लोग एकत्रित हुए और अपने से शक्तिशाली एक शक्ति को राजा चुना, जिसे महाजन सम्मत कहा गया। तो वहीं प्रोफेसर रामचरण शर्मा के अनुसार दोनों सिद्धांतों में महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें से एक बौद्ध सिद्धांत की तरह राजा के निर्वाचन का उल्लेख नहीं करता। दोनों सिद्धांतों के बीच विवाद की स्थिति यह है कि प्रथम में राजपद दैवी समझा गया, दूसरे में मानव संस्था जिसका महत्व उसकी उपयोगिता में निहित है, ऐसा माना गया। इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण बात इस प्रकार है। राजा की उपस्थिति में युद्ध की अवस्था का अस्तित्व था। प्राचीनतम राजाओं में चुनकर शासक तम होते थे, प्रभुता जनता में निहित होती थी। वह अत्याचारी राजा को हटाकर नए राजा को चुन सकता था। चौथा हमारा सिद्धांत था विकासवादी सिद्धांत। आधुनिक विचारकों के अनुसार यह सर्वमान्य है कि संतोषजनक सिद्धांत आधुनिक विचारकों के अनुसार यह सर्वमान्य एवं संतोषजनक सिद्धांत है। उनके अनुसार राज्य के विकास के फलस्वरूप राजा का आरंभ मानव जीवन के साथ साथ परिवार के रूप में भी हुआ। अर्थात जैसे जैसे राज्य के विकास हुए वैसे वैसे मानव के जीवन में जो परिवार था उसका भी विकास होना प्रारंभ हो गया। वहीं अरिस्टो कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही रहने वाला एक प्राणी है। एक अर्थ में राज्यों का अस्तित्व मानव स्वभाव में निहित है, अर्थात राज्य में जो भी गतिविधियां होती थी वो मानव समाज में निहित होती थी। राज्य अंकुर रूप में उत्पन्न हुआ है, अर्थात एक छोटे से जैसे चने में अंकुर उत्पन्न होते हैं वैसे ही राज्य उत्पन्न हुआ है और धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ने लगा और मानव किसी तरह एक स्थान पर रहना आरंभ कर दिया। पहले मानव स्टार्टिंग के जो लोग थे वो एक स्थान पे नहीं टिकते थे, जहाँ उनको सुख सुविधा मिली वो वहीं पे बस जाते थे और कुछ समय बाद वो जगह चेंज कर देते थे। बढ़ती जनसंख्या, क्रयशीलता, स्वार्थ एवं आवश्यकताओं के कारण समाज जटिल होता गया। जो जो समाज जटिल होता जाता है त्यों त्यों राज व्यवस्था और भी जटिल होती जाती है। अंत में लंबे समय के बाद पूर्णता की स्थिति प्राप्त कर लेती है। अर्थात इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। लोगों को खाने के लिए अच्छा चाहिए, समाज को सुव्यवस्थित रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए समाज में कई सारी प्रॉब्लम्स उत्पन्न होने लगती हैं और लंबे समय के बाद वह पूर्णता की स्थिति में प्राप्त कर लेती है, पूर्ण हो जाती है। अथर्ववेद में कहा गया है कि सृष्टि के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कैसे विराट अवस्था से विकसित होकर संबद्धता या संश्लिष्टता की आवश्यकता में आती है। इसका वर्णन अथर्ववेद में हुआ है कि कैसे कैसे हमारा समाज विकसित हुआ और एक पूर्णता की ओर बढ़ने लगा। यहाँ यह भी कहा गया है कि पहले राज्यविहीन अवस्था थी, शासक एवं शासित का कोई नाम नहीं था। धीरे धीरे विकास होकर गृहपत्य की अवस्था आई, लोग घरों पे ध्यान देने लगे। अब कुछ लोग पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन आदि संबंधों में बंधकर
कुटुंबों में रहने लगे। इसके उपरांत अवनी की अवस्था आई, जब कुटुंब एक दूसरे कुटुंब का हानि पहुंचाने लगे। एक घर दूसरे घर को हानि पहुंचाना शुरू कर दिया। तब कुटुंबों ने मिलकर एक पंचायत बनाई। कई घरों ने मिलकर, लोगों ने मिलकर एक पंचायत बनाई और अपनी कुटुंब की उन्नति एवं रक्षा की व्यवस्था उसको सौंप दी। अवनी अवस्था के बाद दक्षिणार्ध में दक्षिणाग्नि की व्यवस्था की। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे दक्षिणार्ध में पंचायत की संख्या बढ़ने लगी। लोग अपनी अपनी कई लोगों को गुट बना के पंचायत बनाने लगे और लोगों में स्वार्थ भी बढ़ने लगा। लोग अपने हित के बारे में ज़्यादा सोचने लगे। अवनी पंचायत के विरोध को सुलझाने के लिए अनेक अवनियों के बीच, कई लोगों गुटों के बीच एक शक्तिशाली नेता खड़ा हो गया। यही दक्षिणार्ध की अवस्था। इसके बाद सभी की अवस्था आई, पुनः जनसंख्या बढ़ी। दक्षिणार्थियों ने जनसंख्या भी बढ़ाई। दक्षिणार्थियों की भी जनसंख्या बढ़ी। व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधे में भी वृद्धि हुई। अब लोगों की जनसंख्या बढ़ी है, लोगों को खाने के लिए ज़्यादा चाहिए, पहनने ओढ़ने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए उन्होंने उद्योग और व्यापार को भी बढ़ाया। अब समाज और भी जटिल हो गया, और भी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स होने लगी। इसे संगठित करने के लिए एक शक्तिशाली राज्य की आवश्यकता हुई। अतः समाज के चुने हुए लोगों ने एक संस्था बनाई जिसे सभा कहा गया। धीमे धीमे लोगों की आवश्यकता बढ़ती गई और अपने हिसाब से पहले पंचायत बनाया, अब सभा और अब आगे राज्य बनाने की स्थिति आ रही है। कम समाज में अकेली सभा पर्याप्त रही होगी, लेकिन अधिक सामाजिक जटिलताओं में दूसरी सभा की आवश्यकता हुई। राज्य विकास की अंतिम अवस्था आमंत्रण हुई। यह विकास जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ती गई, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। जैसे पहले एक पंचायत थी, फिर पंचायतों की संख्या बढ़ने लगी, फिर उसके बाद सभा का गठन हुआ। अब हमारा राज्य विकास की अंतिम अवस्था आमंत्रण हुई, या एक सार्वभौम राज्य सभा प्रतीत होता है। इसमें विभिन्न देशों को आमंत्रित किया जाता था। आर्यों के सामाजिक संगठन का आधार परिवार था, जिसका बड़ा रूप कुल था। कुलों से मिलकर ग्राम तथा ग्रामों के समूह को विश्व तथा जन बने। आर्यों के सामाजिक संगठन का आधार परिवार था, जिसका बड़ा रूप कुल था। कुलों से मिलकर ग्राम बना तथा ग्रामों के समूहों से विश्व तथा जन बने। इसके अध्यक्ष क्रमशः ग्रामपति, विश्वपति तथा जनपति कहलाए। अथर्ववेद में इस सिद्धांत का समर्थन मिलता है। अल्तेकर के अनुसार अपने आदि देशों में भी आर्य कुटुंब बनाकर रहते थे, गुट बनाकर रहते थे। गृहपति का इन पर पूर्ण अधिकार होता था, मतलब घर का स्वामी का उन पर पूर्ण अधिकार होता था। प्रागैतिहासिक काल में गृहपति के अधिकार राजा के समान होते थे, हेड ऑफ द फैमिली, जिसे आज हम कहते हैं। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि तत्कालीन आर्य जन कुटुंब विषयों एवं जनों में विभाजित थे। जन संभवतः एक ही पूर्वजों के वंशजों का ग्राम था। इस प्रकार कई ग्राम समूह विश कहलाता था। ग्रामों से मिलकर विश बना, इसका मुखिया विशपति होता था। कई विषयों से मिलकर जन बना, इसके प्रमुख को जनपति कहा जाता था। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो और हमारी ये छोटी सी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।